यूट्यूब पे डाल दूंगा। जी। आप सभी को बोलिए ओके करने रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ, जब कर रिकॉर्डिंग के दिया, लिए हो आपने तो कर ओके दिया। कर लीजिएगा प्लीज। जी, कर लिया हम लोगों ने। कर लिया हाँ, जी, धन्यवाद कर लिया। धन्यवाद। तो चलिए ठीक है, फिर ये कार्यक्रम जो है अब हमने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है और यूट्यूब में नहीं हो रहा है तो क्षमा करिएगा। हम यूट्यूब में आपको ये कार्यक्रम नहीं दिखा पाएंगे और इस बार का कार्यक्रम। और इसके साथ साथ एक और सूचना दे दें कि हमारा कल भी कार्यक्रम है। जिन लोगों को जुड़ना हो कृपया हमें मैसेज दे दीजिएगा, क्योंकि कल भी इसी तरह का कार्यक्रम है। वो उसकी सूचना हम बाद में देंगे या अंत में देंगे। तो आइए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। नॉर्वे से सुरेश चंद्र शुक्ल, शरद आलोक आलोक को आप लोग का हम सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। और आज जो है मेरी कहानी मेरी दो लघु कथाओं का पाठ है, जिसका एक का है जिंदा होने का सबूत और दूसरा है लिफाफा। तो अब आपके सामने हम सबसे पहले एक कथा पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है जिंदा होने का सबूत। जिंदा होने का सबूत आपके सामने हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए 2 सेकंड की और माफी मांगता हूं कि 1 मिनट में और कोशिश कर लूं एक और इसमें इसमें तो खैर मेरा ही एक्सेस होगा। जी ठीक है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अगर ये ऑनलाइन क्यों नहीं करना है, नहीं कर रहा है, क्या बात है। ठीक है। ठीक है, अब हम अपनी लघु कथा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जिंदा होने का सबूत। सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इंदौर से वसुधा गाडगिल जी, जो स्वयं लघु कथाकार हैं और कवि हैं। उसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रामगोपाल भारती जी, जो बहुत अच्छे गजलकार हैं और उन्होंने यात्रा वृतांत भी लिखा है और समीक्षा भी लिखते हैं। और उसी के साथ हमारी एक प्रसिद्ध कथाकार जुड़ी हुई हैं। आज हम लोगों को इस बात का गर्व है कि वो लखनऊ से जुड़ी हैं, अलका प्रमोद जी। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। उसी के साथ हमारे प्रसिद्ध जो है अभी युवा समालोचक डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी, जो समालोचक भी हैं, शिक्षाविद हैं, उनका भी स्वागत है। और जो आपके आरटीआई के बहुत बड़े एक्टिविस्ट, जो केजरीवाल के साथ जिन्होंने शुरुआत की थी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वैसे पहले से भी रहे हैं और वो भी शिक्षाविद हैं। वो भी हमारे लखनऊ से जुड़े हैं, जिनका नाम है मुन्ना लाल शुक्ला जी, और वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनका अभी एक उपन्यास आया था, दूसरा भी आने वाला है। फिर ये भी और अब शशि प्राची जी भी आपको दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और ये एक सागर और एक टीवी चैनल है। जब उनका नंबर आएगा या उनसे निवेदन करेंगे तो वो आपको अपने टीवी चैनल के बारे में सूचना देंगे। एक टीवी चैनल उन्होंने किया है, शुरुआत की है जिसकी, और जिसके लिए वह दूसरे शहरों में भी अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। शुरुआत में इतना करना बहुत आसान नहीं होता, फिर भी उनकी हिम्मत है, उनको हार्दिक बधाई। और हमारे साथ एक बहुत अच्छे समीक्षक और बहुत ही अच्छे रचनाकार, जो समीक्षा के और आप कोई भी बड़ी पत्रिकाएं ले लीजिए, चाहे वो प्रगतिवादी हो, प्रगतिशील हो या साहित्य अकादमी, सभी जगह आपके समीक्षा वगैरह छपते हैं। खासकर आप जो है प्रयागराज में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अमरजीत राम जी। और उसी के साथ डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, जो संस्कृत से पीएचडी हैं, जो विप्लव जी की साथी रही हैं, अभी भी हैं। मतलब वो विप्लव जी नहीं हम लोग के, लेकिन उनकी रचनाओं के माध्यम से आज हम लोग जुड़ेंगे और देखेंगे विप्लव जी की और उनकी कविता सुनेंगे। और उसी के साथ हमारे डॉक्टर सुनील और पाटिल जी जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार और लोग भी जो जुड़े हैं, जिनके नाम यहाँ नहीं है, तो उनको भी सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। जिंदा होने का सबूत। नगर पालिका के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के कार्यालय में बवाल मचा हुआ है। मैं और बाबूजी सुबह से शिकायत लिए बैठे हैं कि बाबूजी के वृद्धा पेंशन और बैंक सीज कर दिए गए हैं। बैंक वालों का कहना है नगर पालिका से बाबूजी का नाम मृत्यु रजिस्टर पर चढ़ा दिया गया है, वे कुछ नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? बाबूजी जैसे बाबूजी इंसान ना होकर कांग्रेस पार्टी हो गए
और सरकार ने चुनाव जीतने के लिए बैंक सीज करवा दिया। मैंने भी शोर मचाकर दफ्तर में मजमा इकट्ठा कर लिया। पुलिस भी आ गई। मैंने चिल्लाकर कहा, देखो, हम आसानी से जाने वाले नहीं हैं, हम जनता हैं, सरकार बदल देंगे। तुरंत बाबूजी का नाम मृत रजिस्टर से हटाओ। तुम राजनीतिक पार्टी भी नहीं हो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर ही काम करो। पुलिस सक्रिय हो गई। सिपाही ने नगर पालिका के बाबू से कहा, इनका नाम जीवित रजिस्टर में लिखो और तमाशा खत्म करो। हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, यह तो आपके दस्तावेज रजिस्टर में मरे हुए हैं। सिपाही बोला, हम मरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। बाबूजी का नाम मृत रजिस्टर से काटकर हमको एक जीवित होने की पर्ची मोहर के साथ मिल गई है। एक ने मुझसे कहा, शुक्र मनाओ, तुम्हारा काम हो गया। अब बाबू लोग चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, फिर काम करा कर दिखाना। लोग आपस में बात कर रहे थे, देखो डिजिटल इंडिया में कैसा रामराज है। 2 दिन का चुनाव 45 दिनों की अवधि में 8 बार में हो रहा है। जनता के पैसे की बर्बादी अलग। मैंने बाबूजी का हाथ पकड़ा और जीवित प्रमाण पत्र लेकर बैंक की तरफ चल पड़ी। भाई साहब, ये हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाली जनता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, कहकर बाबूजी का हाथ पकड़कर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं अब आदर के साथ अपनी श्रद्धेय वसुधा गाडगिल जी से निवेदन करूंगा। अच्छा, एक और कथा पढ़नी है मुझे, वो भी पढ़ लूं तो अच्छा रहेगा। लिफाफा। लिफाफा दूसरी लघु कथा का शीर्षक है। पापा के बैंक की नौकरी से वापस काम से आते ही गीता ने कहा, पापा, फीस की तारीख कल है। आप बैंक के मुख्य मैनेजर हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, और फीस के लिए लोन नहीं ले सकते। कहकर पापा की तरफ देखकर आश्चर्य हुआ कि आज पापा के माथे पर शिकन नहीं है। चिंता मुक्त पापा ने कहा, गीता, चाय बनाओ। अब तुम्हें फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। अब तुम विदेश में पढ़ाई करोगी। बेटी, तुम शिकायत नहीं करोगी। अब तुम विदेश में भी पढ़ाई करोगी, और बेटी तुम शिकायत नहीं करोगी कि पासपोर्ट बने 2 बरस हो गए और विदेश यात्रा नहीं हो पा रही। क्यों पापा, ऐसा क्या हो गया? गीता ने आश्चर्य से पूछा। हम तुम्हें नहीं बता सकते, तुम भी किसी को मत बताना। तुम तैयारी करो, परसों की फ्लाइट से हम सब विदेश जा रहे हैं। पापा, आप भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की तरह सूचना क्यों छिपा रहे हैं? तुम्हें कारण भी वक्त आने पर बता दूंगा, चिंता न करो, पर चुपचाप तैयारी करो। कल रात हम लोग घर से निकल जाएंगे एक होटल में, ताकि किसी को पता नहीं चले, और वहां से सीधे एयरपोर्ट। सरकार ने वीजा, टिकट आदि सबका इंतजाम कर दिया है। होटल में एक रात बिताने के बाद गीता पापा मम्मी के साथ कब एयरपोर्ट आई, कस्टम आदि की जांच के बाद जहाज पर बैठ गई हैं। गीता के मुख पर आश्चर्य भरी खुशी, पर पापा के चेहरे पर दिख रही चिंता न जान पाई। मम्मी ने बताया, पापा को सूचनाओं की फाइल कोर्ट में जमा करनी थी, उसके बदले में विदेश में नौकरी, टिकट खर्चा आदि मिला है। गीता बिना जाने ही बहुत खुश है कि लिफाफा में कौन सी फाइल थी। आम खाने से मतलब, गुठली गिनने से क्या फायदा। धन्यवाद। आप लोग ताली बजा सकते हैं, सांकेतिक। जी, धन्यवाद। अब बारी है हमारी श्रद्धेय वसुधा गाडगिल जी की, जो इंदौर से जुड़ी हैं। स्वागत है आपका। खुद भी एक लघु कथाकार हैं और अनेक इनकी पुस्तकें आ चुकी हैं अनेक विधाओं पर। धन्यवाद, धन्यवाद सुरेशचंद्र जी। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगी कि आपकी कुर्सी के पीछे नॉर्वे और भारत के ध्वज आपने लगाए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है कि ये हमेशा इस तरह का समन्वय बना रहे दोनों देशों के बीच में। दूसरी बात मुझे ये भी लग रही है कि आप नॉर्वे में बैठ के भारत की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, जो परिस्थितियां चल रही है, उस पर बहुत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक दृष्टि डाल रहे हैं और उस पर लघु कथाएं लिख रहे हैं। तो 2 बातों के लिए आपको साधुवाद देती हूँ। अब आते हैं हम अपनी बात पर। सभी का अभिवादन करती हूँ। पटल से जुड़े हुए, समूह से जुड़े हुए सभी लोगों को नमस्कार।
सादर अभिवादन। आपकी पहली लघु कथा है जिंदा होने का सबूत। जिंदा होने का सबूत, इसमें कटाक्ष भी है, इसमें लघु कथा के तेवर भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि इस लघु कथा में आलोक जी ने बाबूजी को मृत बताया है और उनका नाम नगर निगम की मृत्यु सूची में डाल दिया गया है। ये कथानक है हमारा। उदाहरण देते हुए आलोक जी लिखते हैं, जैसे सत्ताधारी पार्टी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर दिया है। ये सबसे बड़ा कटाक्ष इस लघु कथा में है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो, कांग्रेस हो या वैश्विक स्तर की भी पार्टियां हो, जो भी हो, हम राजनीति में देखते हैं कितने तरह के उलटफेर होते हैं, कितने तरह के बदल होते रहते हैं और सत्ताधारी पार्टियां अपने हिसाब से ट्विस्ट करती रहती हैं, इन घुमाती हैं इस तरह से। लघु कथा की पात्र भीड़ इकट्ठा कर मजमा कर जमा लेती है और कहती हैं, हम आसानी से जाने वाले नहीं हैं, हम जनता है, सरकार बदल देंगे। मुझे ये वाक्य बहुत अच्छा लगा, बहुत अपीलिंग लगा। जनता में एक तरफ तो निरीह जनता है, लेकिन आलोक जी उस निरीह, उस शोषित, उस अलक्षित जनता को ही वो शक्ति बनाना चाह रहे हैं, वो हथियार बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि हम सरकार बदल देंगे। हमने वैश्विक क्रांतियों में भी देखा है कि जनता ने जब जब हथियार उठाए, जब जब आवाज तेज की, तब तक क्रांतियां हुई हैं, तब तक वैश्विक क्रांतियां हुई हैं और सरकारें बदली हैं। तो यहाँ पर जो लघु कथा है, इसमें ये दो जो तेवर मुझे आलोक जी के दिखाई दिए, ये मुझे अच्छे लगे। लघु कथाकार का दायित्व बनता है कि वो अपने समाज में, अपने परिप्रेक्ष्य में, हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू क्या घटित हो रहा है उस पर पैनी निगाह डाले। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो अपनी कलम से साहित्य में पाठकों के बीच में लाते हैं। इस तरह आलोक जी ने भी वही काम किया है। उन्होंने अपनी इन सब भारतीय परिवेश को, इन परिस्थितियों को कलमबद्ध करके लघु कथा के रूप में हमारे सामने लाया है। वर्तमान परिस्थिति को देखकर लघु कथाकार ने इस रचना की सर्जना की है। हम ध्यान दें तो स्वातंत्र पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात और उसके बाद वर्तमान कालखंड को देखें तो इन 75 साल में बहुत कुछ बदल गया है। साहित्यिक स्वतंत्रता के पहले का साहित्य अलग था, उसके बाद का साहित्य अलग हुआ। विभाजन के दौर का साहित्य अलग हुआ, जिसमें हमने विभाजन में देखा कि कितना ज्यादा दो देशों के बीच में, यानी जो बंटवारा हुआ उसमें हमारे देश के टुकड़े हुए और दो देशों में अनेक तरह की विषम परिस्थितियां आई। उसका भुगता सभी ने भुगता उस चीज को। उसके बाद हम आज वर्तमान के दौर पर चलते हैं तो परिस्थितियां अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप में हमारे सामने आ रही हैं। इस तरह से जब साहित्यकार इन परिस्थितियों को देखता है, मंझा हुआ साहित्यकार समझता है और वो उसे कलमबद्ध करता है, अपने लेखनी में उतारता है। यहाँ पर आलोक जी ने अपनी गहरी और पैनी दृष्टि से, अपनी संवेदनशील दृष्टि से ये इन दो लघु कथाओं की सर्जना की है। दूसरी लघु कथा में यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो आलोक जी ने यहाँ पर जो कटाक्ष के साथ ये जो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस लघु कथा में एक बात जो मुझे लगी कि यहाँ इस लघु कथा में दो भागों के विषय आ गए हैं, दो विषय इस लघु कथा में समेटे गए। आप देखिएगा आखिरी में जो आता है, बाबूजी का दोबारा जीवित होने का सबूत मिल गया और बाबूजी का जीवित प्रमाण पत्र लेकर चल पड़ी। वसुधा जी, ये लिफाफा की बात कर रही है ना, लिफाफा जिंदा होने का सबूत। अच्छा, क्षमा करें। हाँ जी जी, जिंदा होने का सबूत। यहाँ पर जब हम अंतिम पैराग्राफ में आते हैं, अंतिम अनुच्छेद पे आते हैं, अब बाबू लोग चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे और फिर काम कराकर दिखाना, ये जो प्रश्न चिन्ह रहता है, मेरे ख्याल से यहीं पर बहुत कुछ बात पाठक तक पहुंच जाती है। और यहाँ पर यदि हम लघु कथा का अंत कर देते हैं तो पाठक स्वमेव समझ जाएगा, बहुत कुछ अनकहा इसमें आ जाएगा जो कहा जा सकता है। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें लोग आपस में बात कर रहे थे, देखो डिजिटल इंडिया में कैसा राम राज्य है। इसे एलेबरेट करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, इसे हम अनकहा ही रखें तो वो ज्यादा प्रभावी बन सकती है। बाकी लघु कथा वो अच्छी है, लघु कथा का दायरे में भी है
और ये दूसरा जो है अंतिम अनुच्छेद, इसे संपादित थोड़ा करने की आवश्यकता है। दूसरी लघु कथा है आपकी लिफाफा, जिसमें बैंक मैनेजर पर केंद्रित यह विषय वस्तु है। बेटी की फीस भरने का वक्त बेटी पापा को याद दिलाती है, तब पापा उसे विदेश में पढ़ाई का वास्ता देते हैं। बेटी उन्हें भी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह व्यवहार की बात कहती है। वह पापा पर इलेक्टोरल बॉन्ड का कटाक्ष भी करती है। दोनों लघु कथाओं में वर्तमान में व्याप्त भ्रष्टाचार और विसंगति को बताया गया है, जिसमें वास्तव में लघु कथाकार का तो यही कर्तव्य है। लघु कथा लिखने में, कहने में, यानी गागर में सागर वाली बात है। देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर, और दोनों ही लघु कथाएं घाव करने में सफल हुई है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो तीसरा पैराग्राफ है, तुम्हें कारण भी वक्त आने पर बता दूंगा, चिंता न करो, पर चुपचाप तैयारी करो, कल रात को हम घर से निकल जाएंगे, है ना। इससे पहले क्यों पापा, ऐसा क्या हो गया? गीता ने आश्चर्य से पूछा। हम तुम्हें बता नहीं सकते, तुम भी किसी को न कहना। जब हम पहले ये कह रहे हैं तो फिर दूसरे आगे के पैराग्राफ में हम उसमें बता भी रहे हैं कि ये है और ऐसा ऐसा हमें करना है। यहाँ मुझे थोड़ी सी संपादन की, क्षमा करें, संपादन की यहाँ वाक्य रचना में जरूरत लग रही है इन दो लाइनों में। बाकी तो पूरी लघु कथा बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। होटल में एक रात बिताने के बाद गीता पापा और मम्मी के साथ कब एयरपोर्ट आई। देखिए, वर्तमान परिस्थितियां भी ऐसी ही हैं। कुछ क्या हो रहा है हम सभी के सामने, सब कुछ खुला हुआ है। गीता के मुख पर आश्चर्य भरी खुशी, पर पापा के चेहरे पर दिख रही चिंता नहीं जान पाई। बाल सुलभ लीला है, वो खुश हो रही है कि मुझे तो पैसा मिल गया, मुझे विदेश जाने को मिल रहा है। मम्मी ने बताया कि पापा को सूचनाओं की फाइल कोर्ट में जमा करनी थी, उसके बदले में विदेश में नौकरी, टिकट खर्चा मिला है। गीता बिना जाने ही बहुत खुश है कि लिफाफे में कौन सी फाइल थी। आज देखिए, लिफाफा शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। हमारे देश में कहें या वैश्विक स्तर पर कहें, जो भ्रष्टाचार है, जो विषम परिस्थितियां हैं, जो जनता और सत्ताधीशों के बीच एक तरह का जो अंतर्द्वंद, और वो इस तरह से जो आ रहा है, इस पर जो आलोक जी ने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, ये चिंता का विषय है। और आलोक जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, आपने दोनों लघु कथाएं बहुत अच्छी लिखी हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी संपादन की मांग करती है दोनों लघु कथाएं, लघु कथा के दायरे को देखते हुए। तो कृपया, मैं क्षमा चाहूंगी, थोड़ा सा बोल रही हूँ, लेकिन चूंकि लघु कथा है, विधा को पोषित करती हुई रचनाएं हैं, इसलिए हमें बोलना भी जरूरी है और कहना चाहिए। पहली लघु कथा जो जो मैंने बताया, उसमें भी अच्छी भाषा, अच्छी है, शब्द संवाद बहुत अच्छे थ्रो होते हैं, और वाचिक अभिनय के लिए दोनों लघु कथाएं अच्छी, जो मैं समझती हूँ कि अभिनय यानी जो संवाद जिसे कहते हैं ना, अभिवाचन की दृष्टि से दोनों लघु कथाएं अच्छी हैं। और भाषा भी मुहावरेदार है, संवाद यथार्थ को बतलाते हुए, जैसे अभी आप आलोक जी ने पढ़े हैं, संवाद बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और लघु कथा में यही बातें जान डालती हैं कि जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं, किसी भी रचना को केवल पढ़ना ही नहीं, उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत प्रभावी होना चाहिए। तो वो दोनों ही लघु कथाओं में आया है। और ये जो विसंगतियां हैं, आशा है इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जितने भी हम लोग जुड़े हैं, आज इस मीटिंग में जुड़े हैं, हम सभी लोग इस चिंता पर गौर करेंगे। और जो सुरेश चंद्र जी ने जो लिखे हैं, जो दो लघु कथाएं लिखी हैं, उस पर हम लोग चिंतन करके और देश हित में आगे काम करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मुझे मेरी विचार व्यक्त करने का आलोक जी ने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा गाडगिल जी। अभी आप के सामने जो है लघु कथा की समीक्षा प्रस्तुत कर रही थी, और इसके बाद जो है मैं आमंत्रित करता हूं शशि पराशर जी को। शशि पराशर जी, अपनी टिप्पणी या अपनी समीक्षा देने के पहले एक काम करिए, अपने चैनल का नाम बता दीजिए और उसके बारे में कुछ पंक्तियां बता दीजिए। शशि पराशर जी, आपको अपना माइक खोल लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। चैनल का नाम है SPDN लाइव, और इसके लिए हम आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको कवर करने के लिए कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया सामने नहीं आ रहा है। और हमने और मेरी वाइफ ने एक ये बीड़ा उठाया कि हम अपने खर्चे से
जो भी सांस्कृतिक गतिविधि कहीं होती है, कोई कवि सम्मेलन है, कोई मुशायरा है, या कोई बहुत अच्छा कोई बच्चा कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई बांसुरी बजाता है, या अभी मैंने एक मलखम्ब के ऊपर एक कार्यक्रम किया, वो भी उसकी एडिटिंग चल रही है। पीछे मैंने होली मिलन का एक कार्यक्रम था, वो भी उसकी भी मैंने वीडियो डाली है। तो सिर्फ केवल और केवल सांस्कृतिक गतिविधियों को कवर करने के लिए हमने एक छोटा सा चैनल बनाया है, जी, और आप लोग से SPDN लाइव, गुजारिश है, हाँ, SPDN, एसपीडीएन लाइव, जी जी। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें और इसमें अरे भाई प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों सुनिए, को। जब देखेंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। और जी आजकल जी जो जी। है हम लोग अक्सर कह देते हैं कि प्लीज हाँ, इसमें 10 को जो है मेंबर बनाना, ये करना, ये जो है संभव नहीं नहीं होता है। नहीं, वो व्यक्ति नहीं, देख, मैं अगर अरे आपको आप अच्छा प्लीज, लगेगा। जी चलिए कोई बात नहीं। जी अभी आप हम लोग सुन रहे थे शशि पराशर जी से SPDN लाइव के बारे में। SPDN लाइव के बारे में हम एक अलग से इनका आपका इंटरव्यू भी लेंगे, आप लोगों को सबको बताएंगे। जी डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी सुन रहे हैं क्या? जी जी जी, सादर हाँ, प्रणाम तो सबको। अभी पराशर जी रुक जाइए, पहले ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी की समीक्षा ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी जी जी। हाँ, तो अभी SPDN लाइव को आप लोग सपोर्ट करें, और ये जो है अपनी जेब से कार्य कर रहे हैं, ये आसान नहीं होता, और हम लोगों को मालूम नहीं होता कौन सी चीज कैसे आगे बढ़ जाएगी। हमारे एक मित्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के रविकांत जी, जब उनके साथ कुछ लोग जुड़े थे, कुछ 100 जुड़े थे, फिर 5,000 जुड़े, तो मैंने कहा आप चिंता ना करें, 2 महीने में 50,000 हो जाएंगे। अब उनके 50,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं। और वहां पर म्यूट आना चाहिए। जी, सप्रा जी आपकी आवाज आ रही है, और मैं अभी आवाज बंद कर रहा हूँ क्योंकि उधर से आवाज डिस्टर्ब हो रही है। तो अब हम आपको से निवेदन करते हैं डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी, जो दोनों ही ये क्या कहते हैं, ये लघु कथाओं पे समीक्षा करेंगे। इसके पहले मैं एक लेख की बात बता दूं। आमतौर से मैं लेख की बात नहीं बताता, जो भी समीक्षक रखे वो अच्छी बात है। मेरा मानना है कि किसी भी कहानी का संपादन होना ही नहीं चाहिए, जैसी लिखी गई है लेखक की तरह से वैसे ही आना चाहिए। हाँ, अगर ग्रामर की कोई मिस्टेक है तो उसको बदलाव दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे मान लो रामराज वाली बात हटा दी गई तो एसेंस खत्म हो जाता है जिसकी वजह से लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल। तो और इसी प्रकार 2 सूचनाएं और दे रहा हूं। लॉक्सनेस नाम के एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं थे यहाँ आइसलैंड के, बहुत पुराने समय की बात है। तो जब उनका पहला उपन्यास छपा तो उनको अखबार ने लिखा इनको लिखना बंद कर देना चाहिए। उसी प्रकार हेनरिक इब्सन जो दुनिया के सबसे बड़े नाटककार थे, उनको कहा जाता था कि उनको भाषा नहीं आती। आज उन्हीं की भाषा में लिखे गए जो उस समय ग्रामर के हिसाब से उनको थोड़ा सा कमी बताई गई थी, आज पार्लियामेंट के सामने से और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक उनके किए हुए जो उनके लिखे हुए जो शब्द थे और लाइनें थी, पंक्तियां थी, वो सब जमीन में तांबे से और पीतल से उस तरह करके उसमें अक्षर बना के उसमें लगाई गई हैं। तो कहने का ये तात्पर्य ये है कि जो लेखन की कहानी का संपादन इसलिए नहीं करना चाहिए कि किसी को विषय अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को अपने हिसाब से हटाना है। तो राजनीतिक रूप से या जो भी वो कुछ कहना चाहता है तो उसका कोई ना कोई तरीका होता है, वो लेखन में ही आता है। सामाजिक तरीका भी वैसा ही आता है। तो मुझे, और दूसरी बात, मैं तो लघु कथा आज कह रहा हूँ, मैं तो कथा कहता हूँ, चाहे छोटी कथा हो चाहे बड़ी कथा हो, वो कथा होती है। लेकिन सब लोग अपने अपने कहने के लिए स्वतंत्र हैं। और वसुधा गाडगिल जी ने बहुत अच्छा समीक्षा प्रस्तुत की, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं और सीधे अपने विषय पर आता हूं। लोक कथाओं के माध्यम से कहानीकार सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी ने समाज में हो रही विसंगतियों पर पैनी दृष्टि डाली और व्यंग कथाओं के माध्यम से सत्य को उजागर करने का प्रयास किया है। जिंदा होने का सबूत शीर्षक लोक कथा में जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर किस प्रकार सिस्टम परेशान कर रहा है, इस रूप को हूबहू कम से कम शब्दों में व्यक्त करते हुए लेखक ने गहरी चोट की है।
नगर पालिका के दफ्तर में बाबू के द्वारा एक पेंशनर को जीते जी मृत दिखाकर उसको प्रत्यक्ष देखते हुए भी मृत से जीवित दिखा पाना कितना कितना कठिन सिद्ध हो रहा है और उसके लिए कितनी दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेखक ने इसे उजागर किया है इस लोक कथा के माध्यम से। सरकारी तंत्र का यह विद्रूप चेहरा हर किसी शहर में मिल रहा है। जहां गरीब आदमी हताश होकर के बैठ जा रहा है, वहीं पढ़ा लिखा समाज भी इस दुश्वारियों का सामना कर रहा है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। लोगों को चाहिए कि इसके खिलाफ निडर होकर आवाज उठाएं। आखिर हम जनता हैं, सरकार बदल देंगे। इन्हें चुनकर जनता ही तो लाती है। आज के डिजिटल युग में भी चुनाव में जनता का पैसा और समय किस तरह बर्बाद होता है, इस ओर भी कथाकार ने ध्यान आकृष्ट किया है। डिजिटल इंडिया में कैसा राम राज्य है, लोगों के द्वारा कहलवाकर लेखक ने वर्तमान राजनीति पर भी व्यंग किया है। लोक कथा में बोलचाल की भाषा का बहुत ही सहज रूप में प्रयोग किया गया है। कथानक शैली में सामाजिक सत्य को उजागर करने का प्रयास इस लोक कथा के माध्यम से किया गया है। वहीं लिफाफा शीर्षक लोक कथा में कथाकार सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी ने इलेक्टोरल बांड के सच को छुपाने के लिए किस तरह बैंक अधिकारी को चुपके से विदेश भेजने, पढ़ाई का लोन मिनटों में पास करने, वीजा देने और एयर टिकट लिफाफे में बंद कर जल्दी से जल्दी विदेश भेजने के प्रबंधन में सरकारी सिस्टम सक्रिय है, इस पर चुटीला व्यंग किया है। तात्कालिक घटनाओं पर तीखा व्यंग करते हुए लेखक ने एक वाक्य, पापा आप भी इलेक्टोरल बांड की तरह सूचना क्यों छिपा रहे हो, में कहानी का सार लिखकर लोक कथा के रहस्य को डिकोड कर दिया। जो बैंक अधिकारी स्वयं अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए लोन पाने के लिए परेशान है, उसको सरकार की मेहरबानी कब मिलती है जब सरकार की कोर दबती है। गजब की पैनी नजर लेखक की है। भाषा सरल, सुबोध एवं चुटीली है। कथोपकथन ने कहानी को जीवंत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे समीक्षक, युवा समीक्षक डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी अपनी समीक्षा प्रस्तुत कर रहे थे 2 लघु कथाओं पर, जीने का सबूत और लिफाफा पर। और अब आइए हम आपको दिल्ली ले चलते हैं शशि पराशर जी के पास, जो SPDN लाइव एक जो सांस्कृतिक ये YouTube चैनल है, जो विशेष रूप से सांस्कृतिक है, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और उसके सर्वे सर्वा हैं। आपका अभी एक पुस्तक आई है सूरज का रंग, उसके बाद एक और पुस्तक जो है प्रकाशाधीन है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी आपकी 2 पुस्तक, एक पुस्तक आई और दूसरी आने वाली है। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आशा करता हूं कि ईश्वर करे कि आप गुलशन नंदा बन जाएं, कि आपकी जो है, बस और कुछ नहीं कहूंगा, कि उनके उपन्यासों की झड़ी लग जाए और फिर आपका हमारा कंपटीशन भी हो जाए। ऐसे कंपटीशन नहीं करूंगा, अब मालूम होगा पराशर जी की किताब आने वाली है तो मैं भी इधर शुरू कर दूंगा। अभी राम गोपाल भारती जी की किताब देख करके हमने भी एक किताब भेजी है, दूसरी राम गोपाल भारती जी आज शुरू कर दी है। तो हमने कहा पुराना उपन्यास ना लिखा जाए, आजकल का लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। और हमारे सामने एक उपन्यासकार पहले से ही बैठे हुए हैं, मुन्ना लाल शुक्ला जी, जो एक्टिविस्ट भी हैं, केजरीवाल जी के साथ रहे हैं। तो आइए हम शशि पराशर जी का स्वागत करते हैं समीक्षा के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक कहानियों की समीक्षा का सवाल है, तो वसुधा गाडगिल मैडम ने बहुत अच्छा एक बात कही थी, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, लेखन में तो लघु लगे घाव करें गंभीर। ये जो दोहा है, ये आपकी दोनों ही कथाओं पर लागू होता है। बहुत संक्षिप्त और छोटे शब्दों में आपने जो इस वक्त भारतीय समाज की और भारतीय राजनीति की जो दिशा है और जो दशा है, और उस पर बहुत बहुत ही सुंदर और गहरा कटाक्ष भी किया है।
और जो आपकी कहानियों का जो परिवेश है उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड का, मुझे माफ करें एक शब्द, क्योंकि ये शब्द अमेरिका के अखबारों में भी इस्तेमाल किया गया है, कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का नंगा सच ला करके दुनिया के सामने रख दिया है। और उसी सच को आपकी दोनों कहानियों में परोक्ष रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी आपने उजागर किया है। आपकी कहानी अगर हम देखें जिंदा होने का सबूत, तो समाज में और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है। और बड़े ही तीखे शब्दों में आपने न केवल भ्रष्टाचार को उजागर किया बल्कि उसका समाधान भी बताया है। और समाधान बताने के बाद जो आपकी कहानी का अंतिम छोर है, जिसमें आप कहते हैं कि चुनाव के बाद इनसे काम करवा कर दिखाइएगा, वो भी हमारी राजनीतिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था की कलई खोल कर रख देता है। तो इस कहानी के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इतने निडर रूप से आपने जिस प्रकार से अपनी दोनों कहानियों में राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और आज जो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है उसको, उसकी आंखों में आंखें डालकर जिस प्रकार से आपने अपनी बात कही है, उस निर्भीकता के लिए, उस निडरता के लिए भी आपको मैं साधुवाद देता हूं। और कहानी के जहां तक संवाद की बात है, बहुत अच्छी शैली में आपने, क्योंकि एक कथा, और क्योंकि आपने इसको लघु कथा का नाम दिया है तो उसकी अपनी एक सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को ना लांघते हुए आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को कहा है। डॉक्टर ऋषिमणि त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या आपकी कहानियों की है, डॉक्टर वसुधा गाडगिल ने भी की है। तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, बस यही कहना चाहूंगा कि दोनों कहानियों के लिए आपको साधुवाद, आपकी लेखनी को बधाई, आपके विचारों को और आपकी निर्भीकता और निडरता को मैं प्रणाम करता हूं। अब आगे एक समीक्षा चलेगी या हमें कविता भी अपनी नहीं, अभी अभी साथ अभी ही अभी सुना अभी सकते हैं? अभी समीक्षा चलने दीजिए। जी जी अच्छा जी रहेगा, वैसे बहुत जरूरी ना हो जी तो, जी। क्योंकि फिर बहुत वो क्रम टूट बहुत बहुत जाता है। धन्यवाद। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए। समीक्षक स्वतंत्र है और लेखक के समीक्षक पाठक सभी का मैं आदर करता हूं। और अब मैं इसके बाद ले चल रहा हूँ जब आप लोगों ने समीक्षा कर दी तो मैं पूछना चाहता हूं कि वैसे तो हमारे श्रद्धेय डॉक्टर अमरजीत राम जी कविता पाठ के लिए हैं, तो कुछ कहेंगे या फिर सीधे कविता पाठ में चलेंगे? उनकी इच्छा पे है, क्योंकि केवल इच्छा की बात नहीं है, अगर ठीक ना पढ़ी हो कभी तो भी आदमी नहीं कर पाता है। तो जी, आप खोल लीजिए अपना माइक। सर सादर प्रणाम सर। जी, आभासी मंच से जुड़े मैं आपका देश परिचय दे दूं विदेश पहले। के। हमारे जो जी डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर अमरजीत राम जी हैं, एक बहुत अच्छे लेखक हैं, समीक्षक हैं और शिक्षाविद हैं। हम लोगों ने अभी जब उत्तराखंड की यात्रा की थी, हम लोगों ने, मुझे लग रहा है 1000 किलोमीटर से तो कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, साथ यात्रा की हम लोगों ने। और उसके साथ साथ हम लोगों ने आनंद लिया, कई कार्यक्रमों में गए। और वहां पर किन्नर विमर्श का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था, जिसमें लखनऊ से हमारे महेंद्र भीष्म और बहुत से लोग गए हुए थे, पूरे भारत से आए हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने हिस्सा लिया था। तो आपका स्वागत है, आइए, अभिनंदन है इस मंच पर। पुनः आभार सर। नॉर्वे के आभासी मंच से जुड़े हुए देश के विभिन्न हिस्सों से और विदेश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए समस्त साहित्यकार, विद्वान, कवि, रचनाकार, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप थोड़ा माइक के नजदीक आ जाएं, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है। जी, मैं इसको हाथ में लेता हूँ। तो अब आ रही है सब, आवाज आ रही है? जी, दरअसल इन दिनों काफी व्यस्तता है, थोड़ा लिखने पढ़ने की होड़ लगी है और कॉलेज और विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षा भी प्रारंभ हो गई है। तो काफी दिनों से मैं इस आभासी मंच से जुड़ नहीं पा रहा था और इसकी शिकायत भी रही, लेकिन बस यही कारण था कि नहीं जुड़ पा रहा था। आज जैसा कि अभी सर के 2 लघु कथाओं पर बातचीत अभी चली, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दोनों लघु कथाओं को उन्होंने उसका पाठ किया।
तो वसुधा मैम और शशि पराशर सर और ऋषिमणि सर के जो वक्तव्य से बातें निकल कर आई, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। वैसे तो लघु कथाएं बहुत छोटी और मारक होती हैं। जो सुरेश चंद्र शुक्ल की लघु कथाओं में वास्तविक रूप में दिखाई गई हैं, और ये लघु कथाएं लोकतंत्र के साथ हुए खिलवाड़ को रेखांकित करती हैं। और जो प्रशासन का तानाशाही जो रवैया है, सरकार का जो तानाशाही रवैया है, उसको लेखक ने बड़े बड़े निर्भीकता से, निडर होकर के उसे रेखांकित करने का प्रयास किया है। कथानक बेहतरीन शैली में लिखा गया है। भाषा में एक व्यंग्यात्मक शैली की फटकार है, बेहद मारक है। सुरेश चंद्र शुक्ल के ने समय के नंगे सच को दिखाने का प्रयास किया है। अभी सर कह भी रहे थे, बिल्कुल सही है। और आजकल के समय में सच कहने की ताकत मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत कम लोगों के पास होती है। कभी नागार्जुन समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि, प्रगतिवादी कवि रहे हैं, प्रगतिशील कवि रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच को लकवा मार गया है। और उन्हीं के समकालीन जो कवि केदारनाथ अग्रवाल रहे, उन्होंने कहा सच ने जुबान नहीं पाई। तो कहने का मतलब ये है कि सुरेश चंद्र शुक्ल के पास सच कहने की ताकत है, और सच कहने की वह जुबान पाए, और अपने नंगे समय के सच को अपनी रचनाओं में बखूबी दर्शाने का प्रयास किया है उन्होंने। और जो एक उनकी लघु कथा जिंदा होने का सबूत, ये मुझे बहुत प्यारी, बहुत कहने का मतलब बड़ी मार्मिक है, बहुत अच्छी लगी। छोटी है लेकिन इसकी भाषा में गजब की कसावट। और सच तो ये है कि समय के भ्रष्टाचार को इसमें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। और सच है, कवि रचनाकार वही सही है जो समय के भ्रष्टाचार को दिखाने का प्रयास करे, और कविता या फिर लघु कथाएं वही होती हैं जो जिसमें विरोध की संस्कृति हो। तो मैं लेखक सुरेश चंद्र शुक्ल को अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये इस अवस्था में निरंतर, मैं तो कहता हूं कि हम लोग जो है कि युवा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, और विदेश में रह करके देश की सारी जानकारियां, आने वाले हर त्योहार और आने वाले तमाम दिवस हैं, और उस पर निरंतर ये अपना आयोजन करते रहते हैं। हम सभी भाइयों को जोड़े रहते हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूँ। सादर प्रणाम, आप सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अमरजीत राम जी प्रयागराज से जुड़े थे, जो बहुत अच्छे रचनाकार और समीक्षक भी हैं, और जो भारत की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनमें आपकी रचनाएं आराम से आसानी से देख सकते हैं। और ये इस बात का सबूत है, जैसे जिंदा होने का सबूत है, उसी प्रकार ये इस बात का सबूत है कि जो इस समय साहित्य लिखा जा रहा है वो भी अपने जिंदा होने का सबूत आने वाले समय में देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रयागराज से सीधे मेरठ में जो है हमारे एक बहुत ही अच्छे लेखक। देखिए, जब भी बोलते हैं, हालांकि आपको देख के नहीं कहता हूँ रामगोपाल भारती जी, लेकिन जब आपको देखता हूँ तो मैं लोकतंत्र के रक्षक और अंबेडकर साहब का नाम इसलिए क्योंकि केवल एक ही चीज पे सबसे ज्यादा प्रयास की जरूरत है, वो संविधान बचाने की। बाकी तो सब अपने आप बच जाएगा। तो हम लोग जो है इस बात का प्रयास करते रहते हैं, और जब भी हम कभी इस तरह की गोष्ठी करते हैं तो रामगोपाल भारती जी से मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है। मित्र हैं लेकिन फिर भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत राम जी, आपने 70 साल के युवक के जो इरादे जो है ताजे कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे श्रद्धेय डॉक्टर रामगोपाल भारती जी से निवेदन है कि कुछ पंक्तियां इस कहानी पे कहें, और उसके बाद अपनी एक कविता पाठ भी करें। आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। माइक तो खुला लग रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक तो खुला लग रहा है, आवाज नहीं आ रही है। शायद वायर हट गया आपका। जी जी जी, धन्यवाद पराशर जी। अच्छा है, थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है जिससे। अभी भी नहीं आई आवाज। आपका जैक लूज होगा, जो ये जैक लगाते हैं ना, जहां पिन लगाते हैं वो लूज होगा। नहीं, ये नहीं, जहां वो उसमें लगा रहे हैं, मोबाइल में जहां लगा रहे हैं, लैपटॉप में, वहां थोड़ा सा देखिए।
जैक लूज होगा आपका। यहाँ नहीं, लैपटॉप पे देखिए, लैपटॉप पे जहां पर ये कनेक्शन लगा हुआ है। आपकी जो लैपटॉप में जो पिन जा रही है ना अंदर, वो कैसी लूज है, होगी, देखिए उसका जैक लूज होगा उसका। देखें तो, ऐसे करिए। अभी राम गोपाल भारती जी थोड़ा सा अपना माइक ठीक करने लगे हैं, और लगे हाथ तो हम आपको ले चलते हेलो। हैं। जी आ गए, आ गए, हाँ आइए, स्वागत है। आ आ गई आवाज भाई साहब? जी हाँ, स्वागत है। आवाज, अच्छा आवाज आ गई है। जी ठीक है, जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत सुंदर आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ आ रही है, लग रहा है आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत सुंदर आ रही है। हाँ जी, अभी, आवाज आई? जी हाँ, आई आई, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आ अभी। रही है? जी जी, हाँ, आवाज आ जी। रही मैं है। सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ और साधुवाद देता हूँ अपने अग्रज श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी श्रद्धालोक जी को, जो ज्वलंत विषयों पर लगभग हर सप्ताह, बल्कि सप्ताह में 2 बार भी हो जाता है, आप और आपकी ज्यादातर गोष्ठियां हमारी भारतवर्ष की समस्याओं पर ही होती हैं। और जो हिम्मत यहाँ हम लोग नहीं कर पाते, हमारा ये जिंदा होने का सबूत हम नहीं दे पाते, वो आप वहां बैठकर नॉर्वे में कह लेते हैं। ये आपकी हिम्मत और आपके साहस को मैं जो है नमन करता हूं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, चूंकि आपकी कहानियां बिल्कुल एक नवीनतम और सामयिक विषय पर आधारित हैं, तो उनके बारे में मैं ज्यादा ना करके, क्योंकि मेरे से पहले विद्वान जी पराशर जी ने और दूसरे लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है आपकी कहानियों पर, गाडगिल जी ने भी। तो बस मेरा ये कहना है कि ऐसी कहानियां जो हम यहाँ नहीं सुन सकते, यहाँ नहीं पढ़ सकते, यहाँ नहीं कह सकते, अगर आप वहां बैठकर कह रहे हैं, तो हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें एक हिम्मत मिलती है कि हम भी अपने देश में ऐसे ही विचार व्यक्त करें, ऐसी ही बातें कहें, ताकि जिंदा होने का सबूत हम भी अपना दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कविता, एक गजल मैं पढ़ना चाहूंगा दोस्तों, जो लगभग इसी विषय पर है जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, और जो कहानियां लघु कथाएं प्रस्तुत की गई। सुनिएगा दोस्तों। फिर नई चाल ये चल देंगे जमाने वाले, फिर नई चाल ये चल देंगे जमाने वाले, झूठ को सच में बदल देंगे जमाने वाले। फिर नई चाल ये चल देंगे जमाने वाले, झूठ को सच में बदल देंगे जमाने वाले। और दोस्तों शेर देखें। अपने नापाक इरादों को सजाने के लिए, अपने नापाक इरादों को सजाने के लिए, फूल कलियों को मसल देंगे जमाने वाले, फूल कलियों को मसल देंगे जमाने वाले। और दोस्तों, जनता को छलने के लिए क्या क्या रूप रचते हैं ये हमारे सियासी लोग। एक दो पंक्तियां सुनिएगा। जख्म मिलकर ही रहेंगे तेरे भोलेपन को, जख्म मिलकर ही रहेंगे तेरे भोलेपन को, अब नहीं देंगे तो कल देंगे जमाने वाले। और शेर देखें दोस्तों। प्यार करने की तमन्ना है तो करना, लेकिन प्यार करने की तमन्ना है तो करना, लेकिन तेरे अरमान कुचल देंगे जमाने वाले। आखिरी शेर इसका दोस्तों। देख ले बन के भी सूरज के तेरे ढलने पर, देख ले बन के भी सूरज के तेरे ढलने पर, तुझसे मुंह फेर के चल देंगे जमाने वाले। दोस्तों, आज
हमारा जो परिवेश है वो धर्म के चंगुल में फंसा है। हम संवैधानिक व्यवस्थाओं से बहुत दूर जा रहे हैं। अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो मैं दो चार शेर एक दूसरे रचना के कह के अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा दोस्तों। जिस यकीन से राम और रहमान का नाता रहा, आ गई आड़े सियासत तो यकीन जाता रहा। जिस यकीन से राम और रहमान का नाता रहा, आ गई आड़े सियासत तो यकीन जाता रहा। और खास तौर से इस दो पंक्तियों को सुनिएगा दोस्तों कि रोटियां बैठे ते लेकर भाई भूखे रह गए। रोटियां बैठे ते लेकर भाई भूखे रह गए। तीसरा भी था कोई जो रोटियां खाता रहा। तीसरा भी था कोई जो रोटियां खाता रहा। वाह और राम मेरा है खुदा तेरा कहाँ लिखा बता। आदरणीय आलोक जी देखिए जी, कि स्वागत राम है। मेरा है खुदा तेरा कहाँ लिखा बता। हम नहीं समझे कबीरा लाख समझाता रहा। हम नहीं समझे कबीरा लाख समझाता रहा। और वक्त से जो बेखबर हैं खुद को पहचानेंगे क्या। वक्त से जो बेखबर हैं खुद को पहचानेंगे क्या। वक्त लेकर आईना लोगों को दिखलाता रहा। और ये शेर भी देखिए, मुझे अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लगेगा कि सत्य को समझा है जिसने वो कभी मरता नहीं। सत्य को समझा है जिसने वो कभी मरता नहीं। जहर पीकर इसलिए सुकरात मुस्कुराता रहा। जहर पीकर इसलिए सुकरात मुस्कुराता रहा। और जोड़ता था हमें एक दर्द का एहसास था। जोड़ता था जो हमें एक दर्द का एहसास था। अब कहाँ रिश्ता रहा वो, अब कहाँ नाता रहा। और आखिर में कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि आज तक समझा है किसने आदमी के दर्द को। आज तक समझा है किसने आदमी के दर्द को। यूं तो धरती पर खुदा आता रहा जाता रहा। यूं तो धरती पर खुदा आता रहा जाता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो जी धन्यवाद आलोक जी को कि उन्होंने मुझे ये बहुत अवसर सुंदर, बहुत 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 सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सुंदर रचना पाठ कर रहे थे हमारे मेरठ से डॉक्टर रामगोपाल भारती जी, जो बहुत अच्छे रचनाकार हैं। बहुत गजलकार के रूप में आपने भारत में बहुत बड़ी अच्छी पहचान बनाई है। इसके पहले हमारे डॉक्टर अमरजीत राम जी ने भी, अपनी रचना प्रस्तुत की थी, अपनी विचार भी प्रस्तुत किए थे। अब इसके बाद हम ले चलते हैं लखनऊ में सुषमा सौम्या जी के पास। हमारी डॉक्टर सुषमा सौम्या जी बहुत व्यस्तता के बाद भी जुड़ी, और मुझे लग रहा है कि शायद वो मंच से हट गई हैं किसी कारणवश। और सबसे पहले इस आज के कार्यक्रम जो नॉर्वे से हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, नॉर्वे से प्रकाशित पत्रिका स्पाइल दर्पण के माध्यम से, और हम लोग हर सप्ताह ये कार्यक्रम करते हैं। और सुषमा जी आ रही हैं, अभी देख रहे हैं जुड़ रही हैं। और ये आज जैसे एक कार्यक्रम है, उसी प्रकार हम लोगों ने कल 1 अप्रैल को भी कार्यक्रम रखा है। और उसकी सूचना जो है हम लिंक के रूप में आज रात में अगर भेज सके, शाम इस कार्यक्रम के तुरंत खत्म होने के बाद, तो कल कार्यक्रम है वो भी 6 बजे ही होगा। उसमें भी एक दो इसका लघु कथा का पाठ होगा, उसके बाद कवि गोष्ठी होगी। और इसके पहले की सुषमा सौम्या जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आए, आप अपनी रचना पाठ करें। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी जो संस्कृत में PhD हैं, एक अच्छी रचनाकार हैं। और विप्लव जी और आप जीवन साथी के रूप में आपने बहुत अच्छा समय बिताया लखनऊ में, और दोनों ही बड़े अच्छे रचनाकार हैं। एक थे, मतलब विप्लव जी अब नहीं रहे। तो सुषमा जी से प्रार्थना है कि वो अपना कैमरा खोल लें और रचना पाठ करें। और खुशी खुशी की बात यह है कि हमें कुछ शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। तो कल मुझे इस गोष्ठी के लिए शुभकामना प्राप्त हुई कैलाश सत्यार्थी जी की, मियामी अमेरिका से। वो यात्रा पर थे, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। वो यात्रा की वजह से नहीं जुड़ सके। और उसी प्रकार मणिपुर विश्वविद्यालय से हमें डॉक्टर प्रोफेसर अखिलेश शंकधर जी ने शुभकामनाएं दी हैं। और आज हमें शुभकामनाएं दी हैं मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष और हमारे मित्र डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी ने। तो आइए डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, आपको रचना पाठ के लिए आपका हृदय से स्वागत है। धन्यवाद सुरेश जी। विप्लव जी की पुस्तक है गोधूली मन में, उससे मैं एक कविता पढ़ रही हूँ। है खुमार सूरज पर नशा फागुन को। है खुमार सूरज पर नशा फागुन को। थिरके बसंत चैती बुला मन उनको। चूम गाल फागुन के फाग गुनगुन हो। मदनात ऋतु पागल भंग पिए झूमी। रंग हाथ ले होली
गली गली घूमी। दिन हो रात बराबर, मन बतियां सुन लो, कोहरा बहा हवा में, कोहरा बहा हवा में, किरणों में सपना, कोयल की पंचम धुन, मन गाता अपना। खलिहान खुशी के भर, खलिहान खुशी के भर, हर पीड़ा चुन लो, गगन तक चली बयार, लहराती धुन हो, गगन तक चली बयार, लहराती धुन। धन्यवाद। और अब एक अपना एक गीत पढ़ रही हूँ मैं। तेरा भारत है चमकीला, तेरा भारत है चमकीला, मेरा आंसू गीला, तेरा जीवन बहुत गठीला, तेरा जीवन बहुत घटीला, मेरा जीवन ढीला, तेरा भारत है चमकीला। तेरे महल गगन चुंबी है, तेरे महल गगन चुंबी है, मेरे घर जर्जर हैं। तेरे महल गगन चुंबी है, मेरे घर जर्जर हैं। तेरे सपनों की नगरी के बाहर हम बेघर हैं। तेरी सपनों की नगरी के बाहर हम बेघर हैं। तेरा अंबर रंग रंगीला, तेरा अंबर रंग रंगीला, मेरा अंबर नीला, तेरा भारत है चमकीला। तेरे वाहन वायुयान है, तेरे वाहन वायुयान है, क्या पैरों के छाले, तेरे पकवानों के आगे क्या रोटी के लाले, तेरे पकवानों के आगे क्या रोटी के लाले, सारा सुख तूने ही लीला, सारा सुख तूने ही लीला, मेरा मुख है पीला, मेरा मुख है पीला, तेरा भारत है चमकीला, मेरा सुगीला। तेरे बश में सारे मौसम, तेरे बस में सारे मौसम, मेरी ठिठुरी रातें, तेरे वैभव के उद्यम के सम्मुख सिसकी बातें, तेरे वैभव के उद्यम के सम्मुख सिसकी बातें, तेरा बाना बड़ा सजीला, तेरा बाना बड़ा सजीला, मेरा पथ पथरीला, तेरा और अंतिम है। हम दोनों क्यों सकुचाते हैं, हम दोनों क्यों सकुचाते हैं, नहीं देखते दर्पण, क्यों मुझसे है छीना झपटी, क्यों मुझसे है छीना झपटी, तेरा तुझको अर्पण, क्यों मुझसे है छीना झपटी, तेरा तुझको
अर्पण, तेरा आंगन है भड़कीला, तेरा आंगन है भड़कीला, मेरा आंगन सीला, तेरा भारत है चमकीला, मेरा आंसू गीला। नमस्कार, धन्यवाद। अभी बहुत सुंदर रचना पाठ कर रही थी अभी डॉक्टर सुषमा सौम्या जी लखनऊ से। हम अब निवेदित करते हैं अपने अमरजीत राम जी, आप अपनी कोई रचना पढ़ेंगे? डॉक्टर अमरजीत राम जी प्रयागराज से जुड़े हैं। सुषमा जी ने सुंदर भी किया, सुरीला भी था। हाँ हाँ, सुषमा जी का जो हमेशा ही गीत सुरीले रहते हैं और उनमें भाव बोध बहुत अच्छा होता है, और इनकी सार्थक कविताओं के साथ साथ ये इनके जीवन में भी बिल्कुल वैसे ही, यानी आप जो इनके साथ बात करता है, मुझे लग रहा है एक तो ये कि वो बिना तकलीफ कहे उसकी तकलीफ जान लेती हैं, तो ये ऐसी चीजें रचना में भी प्रकट होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा सौम्या जी। अब हम डॉक्टर धन्यवाद पाराशर जी, आपका गला जी मेरा अभी ठीक नहीं हो पा रहा कोई है बात नहीं, काफी कोई समय। बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छा सुंदर गाया आपने। तो अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे डॉक्टर अमरजीत राम जी प्रयागराज से। स्वागत है। हमारे बहुत कार्यक्रम आभार में डॉक्टर सर। अर्जुन पांडे जी भी आ चुके हैं अमेठी से, और हमारे मुन्नालाल शुक्ला जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी हैं। बहुत गर्व की बात है, और इस तरह से जो है कार्यक्रम की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। स्वागत है अमरजीत। बहुत बहुत आभार सर। एक कविता है आजादी के गीत। यह सच है कि इस समय को गला घोटू हो गया है। यह सच है कि सच को गला घोटू हो गया है। अहिंसा चीख रही है चट्टी चौराहों पर, इंसानियत को दफना दिया गया है कब्रगाहों में। विकलांगता के इस दौर में संवेदनाएं शून्य हो गई हैं। हर मोड़ पर लूट, हत्या, बलात्कार मुंह फैलाए खड़ी है, और एक एक कर निगलते जा रही है। तुम हो कि आजादी के गीत गा रहे, तुम हो कि आजादी के गीत गाए जा रहे। एक दूसरी कविता है हरिश्चंद्र घाट। काशी में है ये, जहाँ कभी राजा हरिश्चंद्र कल्लू डोम के हाथ बिके हुए थे। यह मिथकी और पौराणिक चरित्र है। इस वहां के जीवन पर आधारित है यह कविता। कविता पढ़ता हूं। यह कल्पना नहीं यथार्थ है, यह कल्पना नहीं यथार्थ है। यह काशी का 80 नहीं हरिश्चंद्र घाट है, जहां बिक गई थी सत्य की पोटली भाई कल्लू के हाथ। जहां होती है कलकल छल छल की आवाज हर रोज सुबह शाम, जहां गूंजते हैं नारे हर हर महादेव के। जहां मंदिरों के की दीवारों पर निकल बजते हैं शंखनाद, जहां घुटने टेकते हैं ऋषि मुनि उषा काल में। जहां क्रीड़ा करते हैं परिंदे जल की सुरम्य लहरों पर, और जहां सहसा लपकती है भूख। जहां तपती हैं 100 आत्माएं चंदन की अग्निकुंड में शीतल होने के लिए। वही किनारे घाट पर कुछ 100 थे, कुछ लोग थे, मैं था, और वे नन्हे 8 वर्ष के दलित बच्चे जो जला रहे थे मुर्दे को हरे बांस की काठी लिए। तपती जेठ की दोपहरी में 100 रुपए दिहाड़ी पर, पसीने से लथपथ उनके कटे फटे मैले कपड़े काशी के आईने में साफ थे। और वे बता रहे थे कि करते हैं ऐसा काम, और वे बता रहे थे कि करते हैं ऐसा वे काम, शायद अपनी भूख के लिए, अपनी माँ की दवा के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए, अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए। पर ऐसे हालात में उन्हीं शवों के साथ जलने लगती हैं उनकी उम्मीदें, उनके सपने और उनका भविष्य। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर रचना पाठ आपने किया। वहां पर एक मणिकर्णिका घाट भी है, शायद यही हो। मणिकर्णिका नहीं, घाट अलग है ऊपर भी लिखा जी। वो अलग है। जी इसको क्योंकि दूसरे जी मेरी जो पुस्तक है जो लॉकडाउन, उसमें मणिकर्णिका घाट का चित्र उसमें दिया गया है।
अब आइए हम आपको ले चलते हैं प्रयागराज से फिर नवाबी शहर लखनऊ की राजधानी, नवाबी शहर लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, वहाँ ले चलते हैं, आपको जोड़ते हैं हमारे एक्टिविस्ट, उपन्यासकार और शिक्षाविद मुन्ना लाल शुक्ला जी। श्री मुन्ना लाल शुक्ला जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो खेतों में जानवरों को भगाने का कार्य हो, चाहे वहां पर किसी एक अच्छी छोटी पार्टी से एमएलए का इलेक्शन लड़ने का कार्य हो, वो सब करते रहते हैं। और आशा है उनका दूसरा उपन्यास भी जल्दी छपेगा। आइए मुन्ना लाल शुक्ला जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आज हमें ये बहुत गर्व की बात है कि आपके साथ जुड़ने का ये मौका मिला। और पहले भी हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बार सफल रहे जुड़ने के लिए। और बहुत अच्छे आपकी जो लघु कथाएं लगी, ये बहुत अच्छी लगी। और इसमें जो एक सच्चाई है देश के लिए कि कैसे हम लोग यहाँ जिंदा होते हुए भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो ये एक बात की सच्चाई है कि बहुत अच्छा लगा कि आप सच बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। और यहाँ मीडिया भी सच नहीं बोलती है। भारत में ये स्थिति है कि यहाँ पर सब लोग देते हैं और जैसी हवा चल रही उसी में बहते रहते हैं। तो ये बहुत दोनों लोग कथाएं जो हैं बहुत अच्छी हैं, और जिन्होंने एक सत्य को उजागर किया है और एक नई प्रेरणा दिया है, ताकि हमारी अभी 2 उपन्यासें प्रकाशित हुई हैं। एक पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ जनयुद्ध हुई, उसके बाद एक माँ का आंचल, और तीसरी गम का सागर प्रकाशित हो गई है, उसका पार्ट 1, और दूसरा पार्ट भी प्रेस में है, वो भी जल्दी ही आएगा। तो दोनों साथ में आ रही हैं, और चौथी उपन्यास अभी हम शुरू कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो भी जल्दी ही होगी। तो आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद चाहिए होगा। और बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार की रचनाएं ऐसी सुन करके और सबका साथ सुन करके, और हमारी जो रचनाएं रहती हैं वो सामाजिक, ये भी अभी खुले जानवरों की समस्या थी, उसको हमने अपने गम का सागर में उसको उठाया, और कैसे सरकार जो है यहाँ पर खुले जानवरों के नाम पर राजनीति तो करती है कि हम ये करेंगे, लेकिन जब मौका आता है, तो जब हमने आंदोलन बहुत बड़ा उठाया, तो फिर उस पर तुरंत सरकार सक्रिय हुई, और उसने जो है उस मुद्दे पर कोई आवाज ना उठने पाए, इसलिए जैसे ब्रिटिश तंत्र में होता था वैसे ही किया गया, और फौरन जो है सरकार, मुन्ना लाल शुक्ला बनाम सरकार केस दर्ज कर दिया गया, और सारी सीमाएं सीज कर दी गई कि हम हरदोई न जाने पाए, संडीला न पहुंचे विधानसभा में। तो और हमको जो है वहाँ कोई सभाएं करने से रोका गया, और हमारी एक साथी थी मेधा पाटेकर जी, वो आई वहाँ हमारी यहाँ सभा, उनको भी परमिशन नहीं दी गई कोई हमारी सभाएं हो सके। तो सरकार ने यहाँ निरंकुश अपना बना रखा है, और लगातार वो उसी में प्रयास कर रही है कि अभी भी जो भी सरकार के विपक्ष में बोले तो उसको उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाए। तो यहाँ मीडिया भी बोल नहीं पाती है। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे सरदार आलोक जी शुक्ला जी उसे बोलते हैं, लिखते हैं, और हम उनकी कविताओं को अपने पुस्तकों में उनका विवरण करते हैं। हमें गर्व होता महसूस होता है कि वो सच, ताकि यहाँ भी उजागर हो सके और लोग जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शुक्ला जी का, और बहुत 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे श्री मुन्ना लाल शुक्ला जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। जैसे मुन्ना लाल शुक्ला जी ने अभी पीछे एमएलए का इलेक्शन लड़ा था, वैसे ही नॉर्वे में हम नगर पार्लियामेंट में नॉर्वे में हम भी 2 बार सदस्य रह चुके हैं, और हम एक सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी से हैं। और जबकि हम लोग का यहाँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी सब एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। आशा है कि इस इलेक्शन बाद भारत में भी कुछ बदलाव हो, और संविधान पे जो प्रहार हो रहा है वो कम हो। क्योंकि नॉर्वे में जो विपक्ष का नेता है वो नेटो का चीफ है। नेटो वो संगठन है जो कई देशों ने मिलकर के सुरक्षा के लिए यानी सेना बनाई है, और विपक्ष का ही नेता जो है पूरे यूरोप का मुखिया है। मैं दोनों मुखिया के नाम भी ले लूं तो उससे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपको मुझे पूरी आशा है कि ये एसपीडीएन लाइव टीवी चैनल में ये जो है प्रसारित होगा ये कार्यक्रम, तो उसमें आप लोग जान सकें। तो जो नेटो के चीफ हैं उनका नाम है येंस स्टोल्टनबर्ग, जे से लिखा जाता है, यहाँ जे साइलेंट होता है, जेंस स्टोल्टनबर्ग।
जो नेटो के चीफ हैं और नॉर्वे में कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और उसके अलावा जो है जो पूरे यूरोप समुदाय के जो मुखिया हैं वो भी नॉर्वे के हैं यहाँ पर। और उनका नाम है थूरब्jørn जागलाम। थूरब्jørn जागलाम। थूरब्jørn जब लिखेंगे टी से लिखते हैं, यहाँ पर टी को था भी पढ़ा जाता है। थूरब्jørn जागलाम जो है उसके वो हैं। और इतना, और ये बहुत अच्छा है कि भारत और नॉर्वे के सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिकल संबंध भी अच्छे हैं। और जिस तरह से आज आपकी बात सुनी, आपकी बात हम 4 लोगों ने सुनी, तो इससे आपको पता है कन थोड़ा थोड़ा जुड़ करके बहुत कुछ जुड़ता है। और एक दीपक भी जो है अंधेरे में जो है अंधेरे को थोड़ा बहुत भगा सकता है और रोशनी दे सकता है, और हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी रोशनी दे सकते हैं। और ये जो है आपने देखा कि आज का मंच भी इसी रूप में अवतरित है या प्रस्तुत किया गया है। मैंने एक नाम लेना भूल गया क्योंकि वो चित्र के साथ नहीं था। बहुत बड़े लेखक हैं और बहुत बड़े लंबी कविताओं के लिए बहुत मशहूर हैं। उसके साथ उनकी बीज कविताएं भी बहुत मशहूर हैं। उन्होंने हमारे मंच पे आकर अनेक बीज कविताएं पढ़ी। और एक कार्यक्रम में जिसमें वो सम्मिलित हुए थे, वो लोकतंत्र पे हमारा कार्यक्रम था, जिसमें 2100 से अधिक लोग यूट्यूब में देख चुके हैं। तो आज का कार्यक्रम तो आपको ये SPDN लाइव में मिलेगा। और मैं उन लेखक का नाम बताना चाहता हूँ जो शिरोमणि साहित्यकार हैं, और उनका नाम है प्रोफेसर मोहन सप्रा जी। और आप जो हैं जुड़े हैं हमारे कनाडा से। जब हम लोग ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया तो कनाडा में बहुत सुबह थी। उसके बाद भी आप जुड़े और आप आते रहते हैं, हम लोगों को शुभकामनाएं आशीर्वाद देते रहते हैं। क्योंकि हम लोगों को इस मंच पर बेशक हम सब बराबर हैं, चाहे किसी भी उम्र के हों, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भारतीय संस्कृति के नाते एक दूसरे का सम्मान करना ही चाहिए। तो हम स्वागत करते हैं और निमंत्रण देते हैं प्रोफेसर मोहन सप्रा जी का, जो संदीप का सप्रा नाम से जुड़े हुए हैं। और वह आएँ और अपनी रचना पाठ करें, अपना माइक खोल दें। और जब तक वो माइक खोल रहे हैं तब तक जो है मैं आपको एक नए रचनाकार से कह रहा हूँ, एक दूसरे रचनाकार से वो अपनी कविता सुनाएं। मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली, जहाँ पर शशि पाराशर जी से उनकी रचनाएं सुनते हैं। शशि पाराशर जी जो है एक अच्छे लेखक हैं, और आप उनकी रचना सुन करके मुझको लग रहा है सप्रा जी जुड़ गए हैं। तो शशि जी रुक जाइए। शशि पाराशर जी, आदरणीय सप्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ, हमारे आदरणीय सप्रा जी आ गए हैं। आप शिरोमणि साहित्यकार हैं। आपने केवल अपनी ही रचनाएं नहीं प्रकाशित की, आप एक अच्छे पब्लिशर भी हैं, और आपने बहुत लोगों का सहयोग भी दिया है। अनेक लेखकों को जिनकी रचनाएं नहीं छप सकती थी, आपने अपने प्रकाशन से अपनी रचनाएं भी लोगों की प्रकाशित की, क्योंकि एक अच्छे प्रकाशक रहे हैं। और प्रकाशन, जहाँ तक कि समाचार के प्रकाशन की बात है जालंधर में, या वहाँ पर शिक्षा जगत में प्रकाशन की बात है, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। इनके जब कोई इतिहास लिखा जाएगा या लिखा गया है जालंधर का, तो उसमें हमारे आदरणीय मोहन सप्रा जी के बिना पूरा नहीं होता। स्वागत है आपका आदरणीय मोहन सप्रा जी। धन्यवाद। मैं सीधे अपनी कुछ कविताएं आपके सामने रख रहा हूँ, बीज कविताएं। इधर 4 दिन पहले कुछ स्थिति ऐसी बनी कि मुझे आंख का ऑपरेशन करवाना पड़ा, और फिर भी आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मोह नहीं त्याग पा रहा हूँ। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत में हूँ इस वक्त, तो लंबी चौड़ी बात ना करते हुए अपने भागीदारी का जो एक नमूना है आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये बीज कविताएं प्रस्तुत हैं कि ये वक्त कैसा है। शीर्षक में लगभग समझ लीजिए 10 कविताएं हैं, बीज कविताएं, एक ही शीर्षक में। ये वक्त कैसा है, ये वक्त कैसा है, हथेलियां बैसाखियों पर हैं और मनुष्य एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा है। ये वक्त कैसा है, हथेलियां बैसाखियों पर हैं और मनुष्य एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा है। अंधेरे में संगीत है,
संगीत में अकेलापन है, ये वक्त कैसा है युद्ध स्थल बना है। ये वक्त कैसा है सरपट भागता, ये वक्त कैसा है सरपट भागता, हर किसी को रोंदता। जीवन की परिभाषा बदल रहा है, जीवन की परिभाषा बदल रहा है। ये वक्त कैसा है, ये वक्त कैसा है, हम दहलीज पर बने खड़े हैं, हम दहलीज बने खड़े हैं। ये वक्त कैसा है, ये वक्त कैसा है, चिंतित नहीं है रहनुमा अंधेरे के बावजूद। ये वक्त कैसा है, चिंतित नहीं है रहनुमा अंधेरे के बावजूद। ये वक्त कैसा है, आदमी को अकेला अकेला बना रहा है, खुद से लड़ना सिखा रहा है। ये वक्त कैसा है, ये वक्त कैसा है, आदमी को अकेला अकेला बना रहा है, खुद से लड़ना सिखा रहा है। तुम मांगते रहे, मांगते रहे सूरज, तुम मांगते रहे, मांगते रहे सूरज अपनी बंजर जमीन के लिए, और मांगते ही रहे, मांगते ही रहे। ये कैसा वक्त है, मांगते ही रहे। ये वक्त कैसा है, आदमी को पेड़ नहीं झरना बनाता है। ये वक्त कैसा है, आदमी को पेड़ नहीं झरना बनाता है। ये वक्त कैसा है, ये वक्त कैसा है, रेगिस्तान में दौड़ता सब कुछ पीछे छोड़ता। ये वक्त कैसा है, इतिहास को मोड़ता हंस रहा है, हंस रहा है। अंतिम बीज कविता। मैं कांटों पर चलने का आदी हो गया हूं, मैं कांटों पर चलने का आदी हो गया हूं। ये वक्त कैसा है, फूलों से रिश्ता टूट रहा है, कांटों का गणित जुड़ रहा है। मैं कांटों पर चलने का आदी हो गया हूं। ये वक्त कैसा है, फूलों से रिश्ता टूट रहा है, कांटों का गणित जुड़ रहा है। ये वक्त कैसा है, ये वक्त कैसा है, ये वक्त कैसा है। धन्यवाद। सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना पाठ कर रहे थे हमारे आदरणीय प्रोफेसर मोहन सप्रा जी कनाडा से। और आपकी शुभकामनाएं और आपका स्नेह हमेशा मिलता रहता है, जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत ही जल्दी ही अपने आंखों के स्वास्थ्य से और पूरे शरीर के स्वास्थ्य से बहुत और अच्छे बेहतर हो जाएं। आप बहुत हिम्मत वाले हैं। ऐसे ही अगर और लेखक हों तो अनेक लेखकों को केवल प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा, बल्कि जो साहित्य का भी बहुत प्रचार प्रसार होगा। तो आइए अब हम आपको दिल्ली ले चलते हैं। श्रद्धेय मित्र शशि पराशर जी के पास। शशि पराशर जी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई सूरज के रंग, और दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशाधीन है। और आपने अभी एक चैनल शुरू किया है जो मुझे फिलहाल पीछे बैनर में उल्टा दिखाई दे रहा, हो सकता है कि प्रकाशित करने में थोड़ा सही दिखाई पड़े। SPDN लाइव नाम का एक चैनल है जो आपने शुरू किया है। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि चैनल शुरू करते 2 साल लग जाते हैं, लेकिन मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि इस साल के अंत तक 5,000 इसके सदस्य हो जाएं और अगले समर तक इसके 50,000 सदस्य हों। ये मेरी शुभकामना है। और ये नहीं कह रहा हूँ बाकी ईश्वर मालिक हैं, बाकी हम लोग प्रयास करेंगे। प्रयास से क्या नहीं हो जाता। दशरथ माझी एक पहाड़ खोद देता है, हम लोग 50,000 सदस्य नहीं बना सकते, वो अपने काम से। ये नहीं कि अब द्वार द्वार जाना है। तो चलिए हम शशि पराशर जी से प्रार्थना करते हैं कि वो आए और रचना पाठ करें। जी धन्यवाद। सीधे रचना पे आता हूँ। रेखाएं और पति पत्नी। कविता का शीर्षक है रेखाएं और पति पत्नी। ये जो हमारे हिंदू
संस्कृति के हिसाब से शादियां होती हैं, घरों के रिश्ते होते हैं, और उसके बाद पति पत्नी किस तरह से रहते हैं और किस तरीके से वो जिम्मेदारियां उठाते हैं, उसको लेकर के मैंने एक छोटी सी कविता लिखी। बहुत छोटी कविता है। स्वागत जी, स्वागत। एक महीन सी रेखा खिंची तुम्हारे घर से मेरे आंगन तक। एक महीन सी रेखा खिंची तुम्हारे घर से मेरे आंगन तक। उसी रेखा पर एक नट की भांति, उसी रेखा पर एक नट की भांति तुम चली आई। रिवाज और समाज का संतुलन बना मेरे घर तक। उसी रेखा पर एक नट की भांति तुम चली आई। रिवाज और समाज का संतुलन बना मेरे घर तक। उसी रेखा से खिंची कुछ और रेखाएं, उसी रेखा से खिंची कुछ और रेखाएं, छोटी बड़ी रेखाएं, और फिर बदल गई हमारी हथेलियों की रेखाएं, पहुंचकर एक दूसरे की हथेलियों तक। अब उन्हीं रेखाओं से निकली कुछ और रेखाएं बड़ी हो चली हैं, व्याकुल हैं। अब उन्हीं रेखाओं से निकली कुछ और रेखाएं बड़ी हो चली हैं, व्याकुल हैं, जाने को दूसरी ड्योढ़ियों तक। व्याकुल होती इन्हीं रेखाओं ने फिर खींची कुछ और रेखाएं जो महीन हैं पर गहरी। व्याकुल होती इन्हीं रेखाओं ने फिर खींची कुछ और रेखाएं जो महीन हैं पर गहरी, पहुंच गई मेरे और तुम्हारे मस्तक तक। चिंताओं की लकीर। मस्तक की रेखाएं फिर खींचेंगी कुछ और रेखाएं, रीति रिवाज की, दहेज और सामान की, मेरी ड्योढ़ी से किसी और ड्योढ़ी तक। मेरी ड्योढ़ी से किसी और ड्योढ़ी तक एक महीन सी रेखा खींची तुम्हारे घर से मेरे आंगन तक। बहुत सुंदर रचना है, वाह। बहुत सुंदर। एक छोटी सी अगर आपकी इजाजत हो, जी स्वागत है। स्वागत। राम गोपाल भाटिया जी के आशीर्वाद से एक छोटी सी गजल आप लोगों को पेश कर दूं। अरे वाह, क्या बात है, स्वागत है। 7 अशार हैं इसके गजल के। दर्दे दुनिया गमे दरिया में उतरते रहो, दर्दे दुनिया गमे दरिया में उतरते रहो, डूबोगे नहीं बस गहराई का अंदाजा करते रहो। डूबोगे नहीं बस गहराई का अंदाजा करते रहो। नींद आ जाएगी जब थकेंगी करवटें, नींद आ जाएगी जब थकेंगी करवटें, सिलवटें सवारो करवटें बदलते रहो। सिलवटें सवारो करवटें बदलते रहो, सुलह हो जाएगी एक दिन उससे। क्या बात है। सुलह हो जाएगी एक दिन उससे, कश्मशे कश्मशे कश्मश कश्मशे जिंदगी से यूं ही उलझते रहो। वाह। अपने घर सा ना पाओगे जायका, अपने घर सा ना पाओगे जायका, शहर शहर सराय सराय बदलते रहो। वाह। शहर शहर सराय सराय बदलते रहो। कभी मुलाकात फिर हो जाए शायद, कभी मुलाकात फिर हो जाए शायद, उनकी गली से होकर गुजरते रहो। जी बहुत सुंदर। छोड़ो कौन क्या नवाजता है तुम्हें, छोड़ो कौन क्या नवाजता है तुम्हें, तुम्हारी हद में जो है अपने कर्म करते चलो, तुम्हारी हद में जो है अपने कर्म करते चलो। वाह। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अभी रचना पाठ कर रहे थे हमारे शशि पराशर जी, बहुत ही सुंदर। और मैं अर्जुन पांडे जी, डॉक्टर अर्जुन पांडे जी को दावत दूंगा, जो एक बहुत अच्छे पर्यावरणविद हैं, उसी के साथ साथ अवधि के भी एक अच्छे रचनाकार हैं, कविता कहानियां लिखी हैं। आकाशवाणी पर भी इनका लगभग नियमित कार्यक्रम आता है, और वह एक ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं। तो हम आपको दावत दे रहे हैं, दावत आपको दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करते हुए। कोटि कोटि नमन सुप्रीम कोर्ट को, चंद्रचूड़ उनकी टीम को, देश कभी नहीं भूल पाएगा, देश कभी नहीं भुला पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने की लोकतंत्र को बचाने की पहल, बहुत खूब। सत्ता शेरों से नहीं उगा सकती ऊसर में दूब। फिर से सुने। कोटि कोटि नमन सुप्रीम कोर्ट को, चंद्रचूड़ और उनकी टीम को, देश कभी नहीं भुला पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने की लोकतंत्र को बचाने की पहल, बहुत खूब।
सत्ता शेरों से नहीं, शेयर शेयर यानी जो बाजारों में शेयर होते हैं, सत्ता शेरों से नहीं उगा सकती ऊसर में धूप। स्वागत है हमारे आदरणीय डॉक्टर अर्जुन पांडे जी रचना पाठ के लिए, स्वागत है। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके सतत प्रेरणा स्रोत, गति ऊर्जा के धनी, साहित्य मनीषी श्रद्धेय शरद आलोक जी का हृदय से वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। आज ऐसे समय पर इनकी 2 लघु कथाएं हमने पढ़ी और इनका लिफाफा पढ़ने के बाद याद आया कि काश ये लिफाफा लघु कथा जो है पूरे देश के लोगों को सुनने को मिलती और सबके पास से मैसेज जाता, कितनी बड़ी बात हो जाती। लोकतंत्र कैसे बचे, इस लघु कथा के माध्यम से लोकतंत्र को, भारतीय परिदृश्य को और सबको उन्होंने जो उसमें उद्धृत किया है, ये निश्चित रूप से आज भारत के लिए, भारतीय जनमानस के लिए, जनता के लिए बहुत जरूरी है। और मैं इनका हृदय से वंदन, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इसी तरह से हम लोगों के बीच में प्रेरणा देते रहें। आज के इस अवसर पर मैं अपने भारत का एक खाका, भूगोल का स्कॉलर होने के नाते खाका मैं आपको देना चाहता हूँ। कितना सुंदर देश हमारा, क्या गजब का हमारा देश है, कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती, कितने सुंदर लोग यहाँ के, कितने सुंदर लोग यहाँ के, उसमें से कुछ करते मनमानी। कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती, कितने, पूरे दुनिया में देखा जाए तो भारत की अपनी अलग पहचान है, लेकिन क्या बताएं, कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती, कितने सुंदर लोग यहाँ, उसमें से कुछ करते मनमानी। गंगा जिसकी बने प्रमाण, हिमालय रखता जिसकी शान, हिंद धो रहा चार महान, कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती, रामकृष्ण शिवा की धरती, कबीराजपुर महान की, कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का एक दिन इन्होंने ऐसा चुना है जब पूरे देश में जनता को जगाने की बात है। मैं पूरा श्रद्धेय शुक्ल जी का हृदय से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी तरह से हम लोगों को जगाते रहें और भारतीय प्रेम का लोगों को जगाता रहे। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भारत के जनता के अंदर एक क्रांति पैदा हो इनके इस लघु कथा के माध्यम से। इसी के साथ बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। जय भारत, जय भारती, जय संस्कृति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्जुन पांडे जी। कई बार जो है क्रांति की जरूरत नहीं होती है, एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। और जब हम एक दूसरे के सुखों को बांट लें, दूसरों के लिए, ये मेरा अपना विचार है, दूसरों के लिए श्रमदान करें और 40% हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको शिक्षित करें, उसका भी तरीका हम लोग ढूंढ लेंगे। क्योंकि जब हमारे देश के युवाओं ने जो हम भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम जो हमारे चुनाव आयोग ने चंदे को लेकर प्रकाशित किया, तो उसको उन्होंने 2-2.5 मिनट का एक ऐसा कुछ बनाया, 1.5-2 मिनट के अंदर वो पूरा आपके पास सब फाइल में आ जाता है, ऐसा उन्होंने प्रोग्राम बनाया। हम ऐसे देश में हैं, तो ऐसे माइक्रो वाले देश में जहां सब कुछ संभव है, 140 करोड़ जुट जाएंगे ना, अगर एक एक ईंट भी लेंगे तो भारत के अंदर जो है कोई भी स्कूल की ईंट जो हिली होगी वो भी बदल दी जाएगी। चलिए खैर, हम अब आपको एक और एक जागरूक रचनाकार से मिलाने जा रहे हैं जो हमेशा ही हमारे कार्यक्रमों में जुड़ती नहीं हैं। और जैसे कि हमारे सुषमा सौम्या जी लखनऊ से जुड़ती हैं, तो दिल्ली से प्रमिला कौशिक जी की पुस्तक आई है चांद पर पहरा, जिसने काफी चर्चा बटोरी, लेकिन उनकी दूसरी किताब अभी प्रतीक्षा में है और आशा है कि वो भी आएगी। आपने भी अपने YouTube चैनल में कुछ अपनी चीजें डालना शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपनी एक छोटी रचना से, लोकतंत्र में जनता है ऑक्सीजन। लोकतंत्र में जनता होती है ऑक्सीजन, सांसों में कितना भरा है तानाशाही प्रदूषण, धमनियां सोच से हो जाएंगी कुंठित, ऑक्सीजन बिना शरीर देता है जवाब। जनता है जागरूक, देश की जनता की नसों में प्रवाहमान लोकतंत्र, देश की माओं की लाज किसान और जनता, इस देश के लोकतंत्र व्यवस्था के ऑक्सीजन। आंगन में धूप सीमा नहीं लांघती, लोकतंत्र में जनता और सत्ता जैसे मधुमक्खी और उसका छत्ता। दिमाग में झूठ की मशीन, सेल्फी पॉइंट विज्ञापनों में
किसकी तस्वीरों की नुमाइश? जनता के असली मुद्दे हुए गायब। लोकतंत्र में जनता होती है ऑक्सीजन। धन्यवाद। और आइए हम स्वागत करते हैं प्रमिला कौशिक जी का। आप अपना माइक जो खोल के, स्वागत है आपका। स्वागत है प्रमिला जी, बहुत आइए। बहुत 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 धन्यवाद सुरेश जी, सुषमा सौम्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी का हृदय से आपका आभार प्रकट करती हूँ। और मंच पर उपस्थित अर्जुन पांडे जी हैं, हमेशा जब भी आते हैं तो हमेशा बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं। डॉक्टर ऋषि कुमार जी अभी शायद नहीं है यहाँ पर। मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का मैं स्वागत भी करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उनका अभिवादन करती हूँ। और मेरी जो पुस्तक है चांद पर पहरा, ये चांद पर पहरा है। मैं इसी में से आज एक कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है परिभाषाएं बदलनी होंगी। परिभाषाएं बदलनी होंगी। क्या है धर्म और क्या है अधर्म? क्या है धर्म और क्या है अधर्म? कौन है संत और कौन है असंत? क्या बदल रही है परिभाषा? संतों के मुख से गाली की भाषा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, सत्य प्रेम अहिंसावादी को, संतों ने जो गाली दी उनको वो नष्ट करेगी खुद संतों को। तोड़ने की बात करे वह धर्म कैसे? तोड़ने की बात करे वह धर्म कैसे? मार काट करता हो वह धर्म कैसे? हिंसक विचार भी होते थे अधर्म कभी। हिंसक विचार भी होते थे अधर्म कभी। हिंसा करना भी धर्म हो गया देखो अब। मानवता के द्वार क्यों कर हो रहे बंद? क्यों दानवता हो रही धर्म पर हावी अब? खुले आम लगते नारे नर संहारों के। खुले आम लगते नारे नर संहारों के। तो क्यों बुलंद ना हो हौसले हत्यारों के? सत्ता के प्रश्रय में नर पिशाच हैं घूम रहे। धर्म के ठेकेदार अधर्मी अहंकार में झूम रहे। चापलूस और चाटुकार हो गया सारा तंत्र। ओम नमः स्वाहा देखो हो गए सारे मंत्र। सारे दरबारी राग अलापे जब, अपराधी को गिरफ्तार कौन करेगा तब? जैसे तैसे तथाकथित संत गिरफ्तार हुए, देखो कैसे कैसे बचाव पक्ष तैयार हुए। इन संतों ने धर्म संसदें भी बना डाली हैं। संसद में बैठे संत गांधी को देते गाली हैं। दुनिया में पूजे जाते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके देश में आई कैसी नफरत की आंधी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे भाई भाई, सबके बीच असंतों ने बना दी है अब खाई। मानव मानव से क्यों अब डरने लगा है? मानव मानव से क्यों अब डरने लगा है? सत्य अहिंसा प्रेम क्यों अब मरने लगा है? संत असंत धर्म अधर्म गडमड होने लगा है। सत्ताधारी से विश्वास गायब होने लगा है। इस समय नव वर्ष का उल्लास होना चाहिए था। उत्सवों का पर्व हर जगह दिखाई देना चाहिए था। ये उस समय की लिखी हुई कविता है 2 वर्ष पहले की, कि जब नववर्ष का आगमन हुआ था लेकिन एक तरफ धर्म संसदें चल रही थी। तो इस समय नववर्ष का उल्लास होना चाहिए था। उत्सवों का पर्व हर जगह दिखाई देना चाहिए था। एक और तो कोरोना बार बार दस्तक दे रहा, दूसरी तरफ धर्मोन्माद बीज विष के बो रहा। हर शख्स के मन में डर कर गया है घर, चाहे मुस्लिम हो कि हिंदू सब रहे हैं डर। ना ही सिख ना ही ईसाई हो पा रहे निडर, जाए कहां कोई किस भगवान के दर पर। नफरत की आंधियां सब बर्बाद कर देंगी, भाईचारा देश का यूं सब तबाह कर देंगी। अहिंसा के पुजारी पुनः अवतार ले लो तुम, इससे पहले कि मानवता हो जाए कहीं गुम।
संत असंत, धर्म अधर्म को परिभाषित फिर से करना होगा। सत्य अहिंसा और प्रेम को सिंचित फिर से करना होगा। संत असंत, धर्म अधर्म को परिभाषित फिर से करना होगा। सत्य अहिंसा प्रेम को सिंचित फिर से करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई बहुत बहुत आभार, प्रमिला बहुत कौशिक बहुत जी, धन्यवाद बहुत ही कृष्णा जी, अच्छा। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर, सभी बहुत का। सुंदर। जी, बहुत बहुत सुंदर अच्छी कविता कविता। सुनाई आपने। और आप देख ही रही हैं कि आज ये दुनिया में बहुत सी हलचल हैं, तरह तरह की हलचलें हैं, समाचार मतलब समाचार ये सोशल मीडिया और उसमें उधर नहीं जाऊंगा। और अब जो है जनमन के गांधी हो, शांति दूत बन जाओ, मैं एक छोटी रचना का पाठ करता हूँ। और अगर उसके पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे मंच पर जुड़े हुए हैं कई लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जिनमें एक को बुलाना चाहते हैं जो डॉक्टर सुनील एम पाटिल के नाम से जुड़े हुए हैं, या उनके साइट पे जुड़े होंगे। तो कृपया अगर आप कुछ कहना चाहें तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, डॉक्टर सुनील एम पाटिल जी, या उस मंच से जुड़े हुए कोई और व्यक्ति। स्वागत है आपका आदरणीय डॉक्टर सुनील एम पाटिल जी। बीच में अभी हमारी उज्जैन से जुड़ी हुई थी श्वेता पांड्या जी, और वो आई और चली गई, फिर भी उनका स्वागत है। और बहुत जरूरी है कि व्यक्ति आए, एक बार देखे, उसके बाद दोबारा प्रेरित हो और आए। वो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और शैलेंद्र कुमार शर्मा जी की शिष्या हैं। और इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने हमें शुभकामना भेजी है उनका नाम लेना भी चाहता हूँ। कल हमें इस कार्यक्रम के लिए शुभकामना दी हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी ने फोन पर। वो मियामी में थे, कल वहाँ एक कार्यक्रम में गए हुए थे। और उसी प्रकार मिजोरम विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हिंदी प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी ने आज शुभकामना दी। और कल जो है जब एक कार्यक्रम की सूचना और निमंत्रण हमने दिया, तो हमारे लखनऊ के एक प्रोफेसर मिश्रा जी हैं, उनके वह दामाद हैं जिनका नाम है प्रोफेसर अखिलेश शंखधर। हरिशंकर मिश्र जी की बात कर रहा हूँ। हमारे प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी के दामाद मणिपुर विश्वविद्यालय में इस समय हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं। कल उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, शुभकामना दी, उन्होंने कहा आगे चल के जुड़ेंगे। कल भी हमारा एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की सूचना तब समझिएगा जब आपको आज रात में लिंक मिल जाए। आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई है और इस रिकॉर्डिंग को हमारे जो अभी आपसे बातचीत हो रही थी कि इसको हम शशि पराशर जी द्वारा संचालित टीवी चैनल में प्रसारित करेंगे, SPDN लाइव में। और इसके अलावा किसी और को चाहिए हो तो मुझे थोड़ा सा बातचीत करके किस तरह से हम उन्हें भेज सकें, तो उस माध्यम से जिनको चाहिए वो भी हम भेज देंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग के कार्यक्रम ठीक ठाक देखे ही नहीं जा रहे, बल्कि कुछ शिक्षा संस्थानों द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए। गंभीरता इस सेंस में नहीं जैसे पुलिस या गुप्तचर विभाग लेता है, उस तरह की गंभीरता से नहीं, लेकिन इसके शैक्षणिक और उसके संदर्भ को लेकर। और हमारे इन कार्यक्रमों को लेकर के मुझे 2 आमंत्रण भी मिले हैं भारतीय दो भारत के विश्वविद्यालय से। और मुझे बहुत खुशी है कि एक ने जनतंत्र में बोलने को कहा है, उनके साथ बातचीत होगी, तय होगा कि किस प्रकार हम विषय तय करें। क्योंकि अगर हम जब किसी संस्थान में कोई बात रखते हैं तो वो बहुत जरूरी होता है कि उस संस्थान के लोगों को फायदा हो। और हमारा काम जो है, जब विद्यार्थियों से बात करते हैं तो विद्यार्थियों को उनके स्तर की और उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से हमें बोलना चाहिए। जिस प्रकार इस मंच पे जो कि ओपन है, ये वैश्विक मंच है, इसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर विषय के अनुरूप और अगर हम जागरूकता से कोई बात कर रहे हैं। भारत में देखिए कितनी आज़ादी है बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, वही सब आज़ादी जो है हमें बोलने की भी देती है, इस प्रकार के कार्यक्रम को करने की प्रोत्साहन भी देती है। उसी प्रकार नॉर्वे में भी है। और जैसे कि अभी कुछ बातें उन्होंने बताई थी, कभी हम लोग उनकी रचनाओं के माध्यम से लाभान्वित होंगे। हमारे एक्टिविस्ट मुन्ना लाल शुक्ला जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। तो आइए हम आपको वो पाटिल जी नहीं आ रहे तो हम आपको एक रचना पाठ करके आज के कार्यक्रम से विदा लेंगे। और आज के हमने एक जनमन के गांधी, जो हमारा प्रकाशाधीन काव्य संग्रह है जनमन के गांधी, उसकी एक कविता है छोटी सी जिसका नाम है जनमन के गांधी हो शांति दूत बन जाओ। और एक हमने ये कविता चुनी थी और दूसरी एक और कविता चुनी थी जो मेरी बहुत प्रिय भी कविता है,
कि तुम सभी लोग जो हैं अपने अपने राम हैं, यानी जो और वो बहुत से, चूंकि राम तो जन जन के हैं, जिनके अंदर जीवन है उसके अंदर कोई ना कोई राम है। और हम भूल ना जाएं तो आज जो है हमारा जो एक वैश्विक एक त्योहार है, ईस्टर का त्योहार, जो बहुत मनाया जाता है। इसमें जो है मैं तो यही कहूँगा, ये शांति का त्योहार है, कि शांति का प्रतीक है एक तरह का। तो ईस्टर त्योहार पर भी आप सब लोगों के जीवन में और जीवन में दिन में शांति हो आज। और ये जो है सोमवार तक मनाया जाएगा, और ये बहुत लंबा त्योहार है। तो ये जो है यहाँ पर नॉर्वे में बृहस्पतिवार से मनाना शुरू कर दिया जाता है। तो समझ लीजिए बृहस्पति को आधे दिन छुट्टी, शुक्र को पूरे दिन छुट्टी, सैटरडे संडे को छुट्टी, और सोमवार को भी छुट्टी। तो ये लंबा एक त्योहार है। तो उसकी भी हम बारे में, जो लोग इससे जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, तो हम उस पर्व के माध्यम से आपके जीवन में और आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके आसपास शांति की कामना करते हैं। और एक मैंने कविता लिखी थी, ये शायद पढ़े ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं चाहिए वह डॉलर जिससे मैले हो मेरे कॉलर, नहीं चाहिए वो डॉलर जिससे मैले हो मेरे 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 कॉलर। एक नॉर्वे में एक पंजाबी के कवि थे, जो हमारे मित्र भी थे, जिनका नाम था इंद्रजीत पाल, उनको भी हम याद कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब में जाकर के शर्ट छपा के लाए थे, जिसमें ये स्लोगन लिखा था, नहीं चाहिए वे डॉलर जिससे मैला होता हो कॉलर। तो मैंने सोचा कि इस शीर्षक से कविता भी आनी चाहिए, तो फिर हमने ये कविता लिखी है, जो जनमन के गांधी में है। लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र की हत्या की, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देश का धन लुटाया है कुछ अमीरों के पांवों में। लोकतंत्र की जननी को बेड़ी पहनाने आए, धिक्कार तुम सी संताने धरती पर बोझ बने हो। सब हाथों को काम मिले, सबको शिक्षा दिलवाओ, देश तभी बच पाएगा जब सड़कों पर तुम आओ, जब सड़कों पर तुम आओगे। नहीं चाहिए वह शासन नफरत का पाठ पढ़ाए, नेहरू गांधी को गाली धार्मिक अफीम चटाए। नहीं चाहिए वह रोटी, नहीं चाहिए वह डॉलर जिसके खाने से हो जाएं मैले ये मेरे कॉलर। जो भी रूखा सूखा होगा उसे बांट कर खाएंगे, घर आए मेहमान को अपने साथ खिलाएंगे। तो ये आज की मेरी कविता थी, नहीं चाहिए वह डॉलर मैले हों जिससे कॉलर। और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, एक हमने कविता पहले बीच में पढ़ी थी। तो मैं वास्तव में भारत के सुप्रीम कोर्ट और बहुत से लोगों को, जो पूरी दुनिया में हैं और पूरे विश्व में शांति के लिए और एक दूसरे की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, और आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें, खुशी रहें। और हम ईस्टर के मौके पर आप लोगों को शुभेच्छा दे चुके हैं कि आपके आसपास, आपके जीवन में शांति रहे इस पर्व में। और फिर हम जुड़ेंगे कल 1 अप्रैल को, और इसका अंतिम स्वरूप आपके पास लिंक आने पे होगा। उसमें फिर आपको 2-3 लोग अलग जुड़ेंगे। एक दो कवि हैं जो काफी चर्चित हैं इसमें भारत में, उनके भी जुड़ने की संभावना है। तो वो बहुत समय से नहीं आए हैं। तो आशा है कि कल हम लोग फिर मिलेंगे, और जो नहीं भी मिल सकें तो उसमें आप इस बात को न सोचें कि जरूर आना है उस कार्यक्रम में, लेकिन आपके अंदर जो हम लोग के प्रति शुभकामनाएं, हमारे अर्जुन पांडे जी देखिए वहाँ अमेठी से जुड़े, सुषमा सौम्या जी लखनऊ से जुड़ी, और हमारी दिल्ली से जुड़े शशि पराशर जी और प्रमिला कौशिक जी, और हमारे कबीर नगर जी से जुड़े डॉक्टर ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी। लखनऊ से हमारे एक और एक्टिविस्ट जुड़े, जिन्होंने बताया कि पिछले चुनाव के समय में उनके दो शहरों में बैन लगा दिया था, क्योंकि वो जनता की मांग उठा रहे थे। तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और उनके आने से एक कम से कम एक कार्यक्रम, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना, गुलदस्ते में अगर कई तरह के फूल होते हैं तो वह गुलदस्ता बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार विचारों के का एक बहुत अच्छा गुलदस्ता था। और हमारे आदरणीय मोहन सप्रा जी ने थोड़े बहुत कष्ट में होते हुए भी उन्होंने अपने कनाडा से भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आशा है कि इसी प्रकार हम लोग को सहयोग मिलता रहेगा, और उनकी रचनात्मक पाठ से। और आज विप्लव जी नहीं है, लेकिन उनकी कविता के माध्यम से हमारे साथ हैं। ईश्वर करे कि वो जहाँ भी हों, हम लोग को जो है अपनी कविताओं से जो लाभान्वित कर रहे हैं, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी ने बहुत सुंदर और
स्वरबद्ध तरीके से कविता पढ़ी, जबकि उनका कहना था कि गला ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग परिचित हैं वो जानते हैं कविता से, कविता विधा से बहुत अच्छी रचनाएं आपने पढ़ी। सभी लोगों को जिनका नाम ले चुके हैं, जिनका नाम नहीं भी ले चुके हैं, प्रेमला कौशिक जी को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपको, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल फिर मिलेंगे। और ये निर्भर करता है, शुभकामनाएं। और हम SPDN लाइव को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम को ऑनलाइन करने के लिए। आशा है SPDN लाइव जो हमने आज शुभकामना दी हैं उसको जो है वो पल्लवित होती रहें और सच हो जाएं। जैसे कि रविकांत जी को जो हमने शुभकामनाएं दी थी, हालांकि वो प्रयासरत थे, उन्होंने अपना धन तक लगा दिया है, उन्होंने रिस्क भी लिया है, उनकी प्रोफेसरशिप भी जाने वाली थी, उनके खिलाफ मुकदमा भी हो गया, और बहुत ही निर्भीक हमारे आज देखिए कितना अच्छा मुझे अनुभव हो रहा है। आज अपने प्रोफेसर मित्र प्रोफेसर रविकांत जी यूट्यूब चैनल में समाचार में 4-5 जगह एक्सपर्ट के तौर पे आते हैं। तो आशा है कि हमारा जो SPDN लाइव आने वाले समय में इस इलेक्शन के तुरंत बाद एक अच्छे लेखक का एक इंटरव्यू और कविता समीक्षा अपनी तरह से करें, चाहे लेखक वहाँ मौजूद हो चाहे ना हो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। 3-4 मिनट में किसी को पता चल जाए कि ये कोई किताब छपी है, इसका कोई महत्व है, और उस पर एक अच्छी समीक्षा हो जाए जो तरसता रहे पूरे जीवन भर ना कोई हो। बहुत से लोगों की आपस में एक लेखक दूसरे लेखक की समीक्षा करता है, दूसरा लेखक उसकी समीक्षा करता है। तो आपको पता है दिल्ली नहीं है दूर, कोशिश करेंगे तो पहुंचेंगे जरूर। अगर हम आसान शब्दों में किसी की पंक्तियां थी तो हमने कहा आपको फिर से पुनः अभिनंदन, धन्यवाद। नॉर्वे से स्पाइल दर्पण पत्रिका की तरफ शुभकामनाएं, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। और अभी अर्जुन पांडे जी के यहाँ एक पौत्र भी दिखाई पड़े, या पौत्री दिखाई पड़ी थी, उसको भी शुभ आशीर्वाद, वो भी खूब आगे अपने जीवन में बढ़े। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, हो सकता है कल मिलेंगे। सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। और कल जो है आप अपनी व्यंग और हास्य कविता भी सुना सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल होता है। तो कल हम लोग जो है अपनी कविता में ये भी बता सकते हैं कि भारत में किसने इस्तीफा दे दिया और कौन अंदर चला गया। उसी प्रकार ट्रंप जी जो है किस जगह भेजे गए हैं। तो इस तरह से की चीजें, लेकिन उन्हीं लोगों के बारे में मजाक लिखें, जिम्मेदारी आप स्वयं ले लें, जिसमें बुरा न लगे। बाराक ओबामा और ट्रंप के बारे में तो लिख सकते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल। आप लोगों की शुभ रात्रि। अभी हमारी संध्या होने वाली है। ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा समीक्षा दी। ऋषि कुमार मणि त्रिपाठी जी, आज हम आपको, अगर समय होगा तो हम आधे घंटे बाद आपसे थोड़ी बात कर लेंगे, अगर लिंक बनने के बाद, तो फिर उसी हिसाब से स्वरूप बनाएंगे। क्योंकि एक स्वरूप में बंद करके अगर जब हम लोग कार्य करते हैं तो एक संचालक भी जो है मतलब तो को भी एक बल मिलता है सभी लोगों के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः SPDN लाइव को धन्यवाद इस कार्यक्रम को प्रसारण के लिए। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में। धन्यवाद, आज्ञा दीजिए। हादेब्रा गु पोस्के, ये नॉर्वेजियन भाषा में है, गु पोस्के।